यह है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसे हटाकर सरकार ले आई है इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो इस साल से लागू हो चुका है। इस एक्ट में कई सारी टैक्स स्लैब बदली हैं, साथ ही साथ टैक्स की डेडलाइन बदली है, फॉर्म के नेम्स बदले हैं, लेकिन मोस्टली इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को और स्ट्रेंथन किया गया है। मतलब हम में से ज़्यादातर लोग जो ओल्ड टैक्स रिजीम को भूल चुके थे, सब के सब न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके थे। उन्हें अपनी कैलकुलेशन एक बार दोबारा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस नए इनकम टैक्स एक्ट के 7 इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो आपको एज एन एम्प्लॉय पता होने ही चाहिए। साथ ही आपके एचआर को, आपके अकाउंटेंट को, एज वेल एज बिजनेस ओनर को पता होने चाहिए ताकि इन अपडेट्स का, चेंजेस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और इसी वीडियो में हम रिविजिट करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन। आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा ताकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें कि किस रिजीम में जाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। ओल्ड टैक्स रिजीम में वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स एग्जम्पशंस होता था एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए एग्जम्पशंस की कैलकुलेशन की जाती थी इस रूल के हिसाब से। इन तीनों में से जो सबसे कम होता था उसे ही माना जाता था। इसमें आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, मेट्रो के लिए अप टू 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता था एंड नॉन मेट्रोज के लिए 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस 50% वाली लिस्ट में 4 सिटीज के अलावा कुछ नई सिटीज को भी ऐड किया गया है। मतलब इन सिटीज के एम्प्लॉयज भी हायर एचआरए एग्जम्पशंस का बेनिफिट उठा पाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ नए नियम भी ऐड किए गए हैं। अक्सर यह देखा गया है कि टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉय अपनी सैलरी में कुछ भी एचआरए डलवा देते हैं, या अपने पेरेंट्स को ही रेंट देने लग जाते हैं, या विदाउट रेंट एग्रीमेंट करे ही अपना एचआरए क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल से अगर 1 लाख से ज़्यादा का एचआरए आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी रूप से लैंडलॉर्ड का पैन देना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं या आपके पेरेंट्स कोई रेंट पे कर रहे हैं तो इसे आपको डिक्लेयर करना होगा। एंड थर्ड, एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना भी मैंडेटरी है। इसके बिना आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो इस इनकम टैक्स एक्ट में आया है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 2 अलाउंस होते थे, एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। नाम मात्र के अलाउंस थे, 100 रुपये और 300 रुपये पर किड पर मंथ, मतलब वही साल का 9,600। इसे बढ़ाकर कर दिया गया है सीधा 3,000 और 9,000। मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो 72,000 तक का एजुकेशन अलाउंस एंड 2,16,000 तक का हॉस्टल अलाउंस अब क्लेम किया जा सकता है। साथ ही साथ मील कूपन जो सोडेक्सो वगैरह के कंपनीज पे करती थी, वे पहले 50 पर मील ही होता था, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 200 रुपये पर मील। मतलब साल भर में 15,600 के लगभग आप कूपन क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर गिफ्ट के फॉर्म में आपको कुछ दे तो पहले 5,000 तक एक्सपेंड होता था, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 15,000। और इंटरेस्ट फ्री लोन का अमाउंट भी 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। पहले से ज़्यादा अगर अमाउंट होता तो पर्क्स के फॉर्म में टैक्स हो जाता था। और नोट करिए, ये सारे के सारे जो एग्जम्पशंस हैं केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए हैं। न्यू में ऐसे कोई एग्जम्पशंस अलाउड ही नहीं है। मोटा मोटा 3 लाख के एग्जम्पशंस पे एडिशनल क्लेम के लिए जा सकते हैं, जिस पे लगभग 1 लाख की एडिशनल टैक्स सेविंग हो सकती है आपकी। कुछ कंपनीज अपने सीनियर एम्प्लॉयज को कार, ड्राइवर वगैरह देती है, जिसके अगेंस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट उनकी सैलरी में ऐड किया जाता है एज पर रूल। और ये अमाउंट पता है कितना है? अगर 1600 सीसी से कम की कार है तो मात्र 1,800 रुपये, 1600 सीसी से ज़्यादा की कार है तो 2,400 रुपये और ड्राइवर का मात्र 900 रुपये पर मंथ। तो बहुत सारे लोग ये पर्क एंजॉय कर रहे थे और नाम मात्र का उनका टैक्स
एडिशनल बन रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनकी रेट्स थोड़ी बढ़ा दी है। ऑल इन ऑल अगर आपको कंपनी ये टैक्स दे रही है तो आपकी इनकम में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऐड होगा और आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में यह स्लैब रेट्स हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं अप टू 60,000, मतलब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एडिशनल 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब एज अ सैलरीड एम्प्लॉय 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजिम में। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो दीज आर द टैक्स स्लैब रेट्स। इसमें 87A की जो रिबेट है वो केवल और केवल 5 लाख तक है। 12,500 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो भी कम है 50,000 का। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आप जो भी डिडक्शंस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादातर एक्सपेंसेस और डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ITR की डेडलाइन में भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं या आपकी बिजनेस इनकम आती है, ITR 3 आपको भरना होता है तो आपके लिए 1 महीने का रिलैक्सेशन मिला है। साथ ही अगर आप प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन फाइल करते हैं एज अ फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर 44AD 44ADA ITR 4 के थ्रू, तो आपको भी 1 महीने का एडिशनल रिलैक्सेशन मिला है। अज्यूमिंग आप नॉन ऑडिट केसेस में आते हैं, ऑडिट वालों के लिए तो वैसे भी डेडलाइन थोड़ी आगे ही रहती है। इसके अलावा रिटर्न को रिवाइज करने के भी डेडलाइन थोड़ी बढ़ाई गई है। पहले इनकम टैक्स एक्ट में 2 ईयर होते थे, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। हमेशा कंफ्यूजन बना रहता था। इन्हें हटाकर इस साल से केवल एक नाम बोला गया है, वो है टैक्स ईयर। मतलब पहले जो होता था फाइनेंशियल ईयर 26 और 27, असेसमेंट ईयर 26-27, उसे हटाकर कर दिया गया है टैक्स ईयर 26-27। कुछ बहुत ही पॉपुलर फॉर्म्स के नेम और नंबर बदले गए हैं। फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 हर एम्प्लॉय, हर HR को पता होता था। जैसे ही टैक्स डेडलाइन आती थी आप लाइन में लग जाते थे और इसे मांगने के लिए। अब इन सब के नंबर बदलकर अब यह रख दिए गए हैं फॉर्म 16 का फॉर्म 130, फॉर्म 16A का फॉर्म 131, फॉर्म 26AS या AIS का फॉर्म 168, फॉर्म 260 का फॉर्म 140। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखो 3 हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, 12 लाख की CTC, 20 लाख की CTC और 30 लाख की CTC। इसमें एज पर न्यू लेबर कोड्स मैं CTC का 50% बेसिक मान रहा हूं, मतलब 12 लाख के लिए 6 लाख, 20 लाख के लिए 10 लाख और 30 लाख के लिए 15 लाख बेसिक मैंने मानी है। ऑल्सो हम जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे जिसमें कोई एक्सपेंशन डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 केसेस देखेंगे। एक ऐसी फैमिली जो रेंट पे रह रही है जिनके 2 बच्चे हैं, एक ऐसा एम्प्लॉय जो सोलो है, रेंट पे रहता है, कोई बच्चा नहीं है, और अगेन एक ऐसी फैमिली जो खुद के घर में रह रही है और उनके 2 बच्चे हैं। ये एग्जाम्पल कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, आपको इसमें कुछ नंबर कम या ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसके बाद अपने हिसाब से एडिट करके खुद की कैलकुलेशन खुद करिए। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें न्यू टैक्स रिजीम में कितनी भी रेंट हो हमें कोई मतलब नहीं। ओल्ड टैक्स रिजीम में रेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो 2 बच्चों वाला केस है उसमें मैंने रेंट मानी है 25,000 रुपये पर मंथ, 3 लाख। वही जो बैचलर और अकेला रह रहा है उसकी 20,000 मैंने रेंट मान लिया है। थर्ड केस में मैंने माना कि बंदा खुद के घर में रह रहा है तो उसकी रेंट 0 है। तो जो HRA एक्सपेंशन है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 0 है। न्यू टैक्स रिजीम में केस नंबर 1 में इसमें से मुझे 10% ऑफ बेसिक यानी कि 6 लाख का 10% 60,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 2,40,000 मेरा एग्जम्पशन बनेगा। दूसरे केस में भी अगेन 10% माइनस करना पड़ेगा तो 1,80,000 मेरा एग्जम्पशन बनेगा। थर्ड केस में कोई HRA एग्जम्पशन नहीं है क्योंकि रेंट ही 0 है। लीव ट्रेवल अलाउंस मैंने तीनों ही केसेस में 40,000 माना है। अब देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 2 बच्चे हैं तो 72,000, तो स्कूल की फीस होती है।
यह मैंने केस 2 और केस 4 में ऐड कर दिया है। मील कूपन अप टू 1,05,000 क्लेम कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे केसेस में 30,000 डाला है। और हाँ, यह न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम किया जा सकता है। तो ये हमारी इनकम बची आफ्टर रिमूविंग ऑल द एग्जम्पशंस। अब बात करते हैं डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000, बाकी सारे केसेस में 50,000। एटीसी न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम ही नहीं कर सकते। बाकी सब में मैंने 1,50,000 मान लिया है, इतनी तो सेविंग करेंगे ही। एटीडी जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अप टू 50,000 क्लेम किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर 25,000 ही मान रहा हूँ। फॉर अ फैमिली ऑफ 4, 25,000 इज बेयर मिनिमम रीजनेबल। 5 लाख की इंश्योरेंस आती है, इसके अंदर नेक्स्ट टू टैक्स रिजीम में एक जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो है एम्प्लॉयर शेयर ऑफ एनपीएस या फिर पीएफ। ये कितना क्लेम किया जा सकता है? आप टू 14% ऑफ बेसिक, और ओल्ड टैक्स रिजीम में किया जा सकता है अप टू 10% ऑफ बेसिक। तो ये मैंने सारे केसेस में मैक्स आउट कर लिया है। अब आप कैलकुलेशन देखोगे तो न्यू टैक्स रिजीम में तो पहले से ही ऑब्वियस था कि भाई सैलरी 12 लाख से कम ही है। 12,75,000 तक भी होती तो भी ऑब्वियस है कि यहाँ पर कैलकुलेशन जीरो ही आती है हमारी। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 12 लाख की सैलरी में आप मैक्सिमम डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम भी कर लोगे तो भी आपका थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करिए, इन बोथ द केसेस अगर आप रेंट पे रह रहे हो और आपके 2 बच्चे हैं, या फिर आप अपना घर खरीद चुके हो जिसका लोन आप पे कर रहे हो और आपके 2 बच्चे हैं, इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स का अमाउंट है वो काफी कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं 20 लाख का। इसमें जो एनुअल रेंट मैंने मानी है 4,80,000, 3,60,000 जो लगभग रीजनेबल है। HRA, एलीट, चिल्ड्रेन, LTA, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस सब ऑब्वियस है, लेकिन इसमें जो 4th चीज मैंने ऐड की है वो है हॉस्टल अलाउंस को भी मैंने मैक्स आउट किया है। एज अ हाइपोथेटिकल केस, अभी ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आपका एम्प्लॉयर कॉपरेट करे, प्लस आपके बच्चों के एजुकेशन में एक हॉस्टल की फीस का कंपोनेंट हो। अगर नहीं है तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे मैंने मील कूपन को मैक्स आउट किया है। रिम्बर्समेंट भी कुछ कुछ डाले हैं। 30,000 तक का रिम्बर्समेंट बहुत ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि आजकल बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम है। मोबाइल रिम्बर्समेंट, इंटरनेट रिम्बर्समेंट वगैरह वगैरह जो डिडक्शंस हैं, यहाँ पर मैंने एनपीएस का जो एम्प्लॉय का एडिशनल 50,000 का डिडक्शन है वो सारे ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐड कर लिया कि 20 लाख की सैलरी में इतना किया जा सकता है। प्लस जो एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर है वो भी मैंने मैक्स आउट कर लिया है। ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम में तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन बन रही है बहुत मज़ेदार बन रही है। यहाँ पे 2 बच्चे विद रेंटेड घर एज वेल एज 2 बच्चे विद किड सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी एंड लोन, इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स बन रहा है वो सिग्निफिकेंटली कम बन रहा है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब इसमें अगर आप हॉस्टल के कंपोनेंट को 0 भी कर दोगे तब भी इसमें ज़्यादा टैक्स बचेगा। ऑल आई एम सेइंग इज जो ये नए एक्सपेंशंस आए हैं, चाहे मील कूपन, चाहे एजुकेशन अलाउंस वाले, हॉस्टल अलाउंस वाले, उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप एक रेंटेड घर में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके पास होम लोन है, तो ये आप 30 लाख तक के कैलकुलेशन देखिए, इसमें भी आपको मोटा मोटा यही ट्रेंड नजर आएगा। फॉर अ रेंटेड हाउस, न्यू किड, साथ में एनपीएस और डिडक्शन क्लेम करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम इज बेटर, बट बैचलर के लिए नहीं। बैचलर के लिए भैया न्यू टैक्स रिजीम ही सही है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है। किसी भी कानूनी मामले में अपने योग्य वकील से सलाह जरूर लें। फिर मिलूंगा आपसे अपने अगले नए वीडियो में एक छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।